सर साहब, बलूचिस्तान का माजी और हाल अक्सर ज़ेर बहस रहता है। यहाँ तक कि वहाँ के रूट कॉज, जो प्रॉब्लम का रूट कॉज है या फॉल्ट लाइंस है, उसके ऊपर आपके 2 शोज़ ये पिछले साल हमने 30 और 31 अगस्त को किए हैं। वो रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, वो इंटरनेट पे मौजूद हैं, यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल हैं, जिनमें सारे जो पहलू हैं बलूचिस्तान के मसले के, उनका अहाता किया गया है। और सबको ये पता है कि माजी क्या है और हाल क्या है, लेकिन मुस्तकबिल क्या है इसके बारे में यकीनी तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता, खुसूसन जब इस नौइयत के वाक़यात हो जाएं जैसे ये ट्रेन सानहा हुआ है। इतने बड़े लेवल पर प्लानिंग, 440 मुसाफिर उस ट्रेन में सवार थे, उसमें एफसी एहलकार भी थे, फ़ौजी जवान भी थे, फिर उन्हें यरगमाल बनाना, प्रॉपर प्लानिंग के बाद ट्रैक को उड़ा देना, और उसके बाद 2 दिन तक क्लियरेंस ऑपरेशन का जारी रहना। 33 दहशतगर्द इसमें मारे जाते हैं और 4 एफसी एहलकार बताए जाते हैं और बाकी सिविलियंस हैं, उनमें से कुछ शहादतें भी हुई, 21 के करीब मुसाफिर भी मारे गए। लेकिन जो लोग वहाँ रुदात बयान करते हैं वो खौफनाक है। और बलूचिस्तान के हालात एक बार फिर ट्विटर के ऊपर ज़ेर बहस आते हैं और सोशल मीडिया पे और टीवी पे ज़ेर बहस है। लेकिन आपने जब ये रिपोर्टिंग देखी, ज़ाहिर है आपने या तो जो हमारे प्राइवेट टीवी चैनल्स हैं वो देखे होंगे, उनके टिकट्स देखे होंगे, या बाकी जो ग्लोबली इसको रिपोर्ट किया जाता रहा वो सब ऑब्जर्व किया होगा। आप एंटीसिपेट कर रहे थे कि इस नौइयत का कोई वाक़या हो सकता है, या ये आपके लिए भी गैर मामूली वाक़या था जिस तरह से ये प्लान किया गया? देखिए, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज तो था, क्योंकि इतने बड़े अभी तक कुछ नहीं हुआ था। इसमें कोई शक नहीं है कि 2005 से लेकर 2017 तक 64 अटैक्स हुए हैं ट्रेन के ऊपर बलूचिस्तान के अंदर। कितने? 64, जिसमें से 60 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। और ये सारी बलोच लिबरेशन मूवमेंट के जो इंसर्जेंट्स हैं उन्होंने किए हैं। तो ये सरप्राइज तो नहीं था, ये तो हो रहा था जी। इसके अलावा अभी क्वेटा रेलवे स्टेशन पे पिछले नवंबर में 24 वहाँ एक बहुत बड़ा सुइसाइड अटैक हुआ जी, जिससे 25 लोग मारे गए और मेरा ख्याल है 50 से ज़्यादा लोग इंजर्ड थे जी, 50 के करीब। तो मतलब ये है कि ये इट डिडंट कम एज अ सरप्राइज। द शॉक इज़ के इतने बड़े पैमाने पे क्या वही जो पहले चल रहा था ठा 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 उस किस्म की चीज़, मगर ये कि इतनी बड़े पैमाने के ऊपर आके उन्होंने अटैक किया है, इसकी ये शॉक पहुंचा थोड़ा सा। अच्छा, मगर शॉक पहुंचना नहीं चाहिए था। इससे पहले भी बहुत बड़े पैमाने पे अटैक्स हुए हैं, मच जेल के ऊपर हुए हैं, और भी बड़े हुए, मैं आई कैन नेम देम, जहाँ 30-30, 25-25 इंसर्जेंट्स ने आके हमले किए हैं एंड सो ऑन। तो ये बट क्योंकि ये इतने उसके अंदर फौजी जवान थे जो अपनी फैमिलीज़ के साथ घर जा रहे थे, तो इट बिकेम अ बिग इशू। और ट्रेन की हाईजैकिंग एक किस्म की, अटैक्स तो हमने देखे थे रेलवे स्टेशंस के ऊपर, ट्रैक्स के ऊपर उड़ा देते थे, मगर एक ट्रेन को हाईजैक कर लेना ये पहली दफ़ा ऐसे हुआ, और हॉस्टेज बना लेना, और फिर लोकेशन का इंतखाब देखें, ईजी नहीं था ऑपरेशन। सो दैट इज़ वाई इसमें ये लगता ऐसे था कि इट्स हाईली प्लान्ड। और ये प्लानिंग जो है, वेपन्स प्लानिंग, इंटेलिजेंस, ट्रैवल, कम्युनिकेशन, ऑल दिस, ये इस किस्म के गुरिल्ला मूवमेंट के पास ये फैसिलिटीज़ नहीं हैं। आप जब उनके लोगों को देखते हैं तो जिस किस्म के ड्रेसेस पहने हुए हैं, बूट्स पहने हुए हैं और हथियार लिए हुए हैं, दीज आर सप्लाइड। तो ऑब्वियसली फॉरेन इंटरवेंशन तो है, उसके बगैर इस किस्म की चीज़ हो नहीं सकती थी जी। सो पहली बात तो ये कि मगर क्या हमें पता नहीं था कि फॉरेन इंटेलिजेंस और फॉरेन सपोर्ट है इस इंसर्जेंसी को? पता है, हम तो खुद कहते रहे कि 2009-10 में जब मिस्र के शहर शर्म एल शेख के अंदर एक मीटिंग हुई थी विद यूसुफ रज़ा गिलानी एज आवर प्राइम मिनिस्टर एंड मनमोहन सिंह एज इंडियन प्राइम मिनिस्टर, उसके अंदर जो कम्युनिके निकली थी उसमें भी हमने जिक्र किया था कि बलूचिस्तान के अंदर थ्रेट्स आ रही हैं, और हमने इंडिया की, पाकिस्तान की जो कम्युनिके थी उसके अंदर उसका जिक्र ले आए थे। तो ये इशारा यही था ना कि इंडिया करा रहा है। और इसके ऊपर फिर जब मनमोहन सिंह साहब वापस गए थे तो बड़ा शोर पड़ गया था कि आपने क्यों इस बलूचिस्तान का जिक्र क्यों आने दिया, मगर क्यों ना आने देते? उसकी वजह यह है कि ये कोई छुपी हुई बात नहीं है ना, ये तो इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर दोवल साहब ने, अजीत दोवल साहब ने, उनके तो क्लिप्स हैं, मेरा ख्याल है आपके पास भी होगा, आप दिखाना चाहेंगे, क्यों तो खुद कहते हैं कि हमने अब अगर ये कश्मीर में ये कर रहे हैं तो हम अब बलूचिस्तान को अलहदा कराएंगे, और ये बड़ा पुराना मंसूबा है। हाँ, सुना दें? हाँ सुना दें। 2014 में उन्होंने, तो ये इसीलिए द पॉइंट इज दिखाएं इसलिए बिकॉज ये शॉक, ये बस सरप्राइज नहीं होना चाहिए था ये कि इंडिया इज ऑर्गेनाइजिंग एंड सपोर्टिंग, नंबर 1, नंबर 2 दैट ट्रेन के ऊपर
अटैक्स आ रही हैं और आ रही हैं और यहीं कुछ ना कुछ होगा। सो तो आप अजीत दिखाना डोभाल चाहें, डोभाल साहब दिखा दें आप। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया अजीत डोभाल 2014 में क्या कहते हुए पाए गए बलूचिस्तान के बारे में? एतराफ़, डिफेंसिव, ऑफेंसिव डिफेंस, ठीक। तो बलूचिस्तान का जिक्र तो आ गया, उनकी पॉलिसी है टू डिस्टेबलाइज यू, और उनसे जब आप बात करते हैं तो वो कहते हैं दिस इज़ पे बैक टाइम। आपने 90 की दिहाई में और पहले नई सदी की दिहाई में, पहली दिहाई में आपने जो कश्मीर के अंदर जो असिस्टेंस दी है कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स को फॉर बाय पाकिस्तान, तो उसका ये पे बैक टाइम है। तो ये आज जो ये किया है, अब इसको आप कंपेयर कर सकते हैं कि जिस किस्म का रिएक्शन यहाँ आया है, क्योंकि मुंबई के बाद हिंदुस्तान के अंदर रूल्स ऑफ द गेम चेंज हो गए थे, और आज हम सुन रहे हैं कि हम भी अब रूल्स ऑफ द गेम को चेंज करने जा रहे हैं। जी, DGISPR आज DGISPR ने कहा कि इसके बाद रूल्स ऑफ द गेम चेंज हो गए। तो ये बाद में हम डिस्कस करेंगे कि रूल्स ऑफ द गेम हम कैसे चेंज करेंगे और क्या चेंज, आज इसका मतलब क्या है, आई विल एक्सप्लेन। मगर अभी तो सिर्फ ये है कि सवाल आपने पूछा कि डिड इट कम एज अ सरप्राइज टू मी? नो। व्हाट वाज शॉकिंग वाज कि इतनी जल्दी ये हो गया है और इतने बड़े पैमाने पे उन्होंने किया है, एंड इट वाज अ सुसाइड मिशन। अब देखिए, सुसाइड मिशंस जो हैं आम तौर पे इंसर्जेंट्स करते हैं हु आर रिलीजियसली मोटिवेटेड। सेसेशनिस्ट जो होते हैं वहाँ सुसाइड मिशंस नहीं होती। सिर्फ एक तारीख में वाक़या है जहाँ या मूवमेंट है जहाँ सुसाइड मिशंस भी हुई, दैट वाज इन श्रीलंका, जहाँ जब उनके वहाँ एक सिविल वॉर चल रही थी और गेरिल्ला मूवमेंट चल रहा था तामिल्स का, तो उसमें भी सुसाइड अटेम्प्ट्स वर मेड। बट आमतौर पे इस किस्म की सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स के अंदर हिट एंड रन गेरिल्ला वॉरफेयर होती है, सुसाइड मिशंस इस किस्म की नहीं होती। बट ये होती है इस्लामिस्ट मूवमेंट्स के अंदर, जहाँ फेथ इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, रिलीजन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। तालिबान कर सकते हैं, मगर टू एक्सपेक्ट बलोच इंसर्जेंट्स टू डू दिस, इसका ये मतलब है बड़ी हाई लेवल प्लानिंग हुई है और बड़ी हाई लेवल मोटिवेशन की गई है फॉर समथिंग लाइक दिस। तो आज बड़ा अच्छा एक मजमून भी लिखा है हमारे साथ डॉक्टर फ़रख है, उन्होंने लिखा है, एक्सप्लेन किया है कि कितनी इसमें इंटेलिजेंस और प्लानिंग की ज़रूरत थी, और ये सिर्फ ये बलोच लिबरेशन मूवमेंट ये नहीं कर सकता विदाउट फॉरेन असिस्टेंस। सो आई थिंक आगे जाके जब हम डिस्कस करेंगे, दैट्स वेयर द रूल्स ऑफ द गेम हैव चेंज्ड। सो आई थिंक दिस इज़ अ वाटरशेड मोमेंट। इसके लिए पहले ये सारी जो अटैक्स जिसका मैंने जिक्र किया है जो होती रही हैं यहाँ, उसका वो असर नहीं पड़ा जिसका जितना इसका पड़ेगा, बिकॉज इट्स अ बिग थिंग। तो इसको असेस क्यों नहीं कर पाई, इस नौइयत के अटैक को प्रीएम्प्ट क्यों नहीं कर पाई हमारी एजेंसी? देखिए, मेरा ख्याल है कि जाहिर है कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम। किसी ने सवाल पूछा राना सनाउल्लाह साहब ने उनसे कि जी क्या जिम्मेदारी जो है ये बलूचिस्तान की जो सिविलियन हुकूमत है उसकी है या किसी और की है, तो सुना दें उन्होंने क्या कहा। ये राना सनाउल्लाह साहब ने 11 मार्च को एक निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए, सवाल का जवाब देते हुए क्या कहा, जिम्मेदारी किसकी है? अच्छा, सिट साहब, कन्फ्यूजन तब पैदा हुई मेरे जहन में जब DGISPR ने इसके बरखिलाफ जवाब दिया, जब उनसे ये सवाल किया गया 12 मार्च को। DGISPR ने क्या कहा? जी हाँ, जाहिर है कि अब और वो क्या कहेंगे, अब मेरा ख्याल है इस पर क्या मैंने तबसरा करना। ये मिली जुली बात है। कुछ मिनिस्ट्रीज़ जो हैं वो डायरेक्टली कंट्रोल की जा रही है कहीं और से, और कुछ मिनिस्ट्रीज़ जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर साहब कर रहे हैं। अभी तो ये तो अब मजाक ही बन गया ना कि इंटीरियर मिनिस्ट्री इज़ नॉट विद द प्राइम मिनिस्टर। और बलूचिस्तान की हुकूमत भी जो है वो प्राइम मिनिस्टर में उसमें बहुत कम रोल है उसमें। कोई वी ऑल नो दैट। यहाँ से इंटीरियर मिनिस्टर मुफ्ती साहब को उठा के ले गए, वहाँ जाके चीफ मिनिस्टर बना दिया, एंड सो ऑन एंड सो। बलूचिस्तान हैज ऑलवेज बीन फॉर अ लॉन्ग टाइम द डोमेन ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट और द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट। और उसकी वजह ये है ना, बिकॉज देयर इज एन इंडियन हैंड देयर, because there's an insurgency there. अगर insurgency ना हो तो then there's no problem. But the problem arises because there is an insurgency that is backed by foreign powers or based in a foreign country that is hostile to you. तो फिर जाहिर है आपकी national security establishment involve हो जाती है ना. So it's understandable. अच्छा, मगर जो problem यही आ रहा है कि क्या are they dealing with this insurgency the right way or not? And so I think that's what we have to look at. मैं देख रहा था कि 2014 में जो टाइमलाइन है ऑफ अटैक्स, ये मतलब है कि ये तो पिछले साल 2024 में जनवरी से शुरू हुआ है। जनवरी 30 को 3 कोऑर्डिनेटेड अटैक्स हुए
जिसमें रॉकेट्स, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स मार्च में हुए, जो कि सिर्फ 70 किलोमीटर है क्वेटा से, और जिसमें 15 रॉकेट्स फायर किए गए वगैरह वगैरह वगैरह। फिर मार्च 20 को 8 टेररिस्ट BLA से उन्होंने ग्वादर में अटैक किया। उसके बाद मार्च 26 को तुर्बत में अटैक किया, नेवल बेस है वहाँ अटैक किया, 6 टेररिस्ट मारे गए। अप्रैल 13 को 9 पैसेंजर्स पंजाब से आ रहे थे बस के अंदर, उनको उतार के मार दिया गया। मई 10 को 7 लेबरर्स को मार दिया गया। जून 23 को किडनैप कर लिए 14 लोगों को जरगून एरिया से हरनई के अंदर। तो ये पूरी लिस्ट है। जून 27 को 50 मिलिटेंट्स ने फ्रंटियर को चेक पोस्ट को अटैक किया, 50। तो ये तो 33 थे, 50 पहुंच गए थे वहाँ। तो अगस्त 13 को डिप्टी कमिश्नर पंगलूर को मार दिया उसकी गाड़ी के ऊपर जो क्वेटा कराची नेशनल हाईवे पे थी। और अगस्त 26 को सबसे ज़्यादा लोग 50 लोग मारे गए डिफरेंट प्रोविंस के डिफरेंट हिस्सों में, अटैक्स बाय BLA। फिर अक्टूबर दो चाइनीज़ को मार दिया गया, और चाइनीज़ कॉन्वॉय था कराची एयरपोर्ट के करीब वहाँ। फिर अक्टूबर 30 को एक कंस्ट्रक्शन साइट थी डैम पंजूर में मकरान के अंदर, वहाँ। नवंबर 9 को ये इधर क्वेटा में जो हुआ, जो इससे जिक्र मैंने किया। फिर नवंबर 17 को सिक्योरिटी पर्सन्स 7 मार दिए गए हालात के अंदर। जनवरी में फिर 5 मार दिए गए, एंड सो ऑन। और जनवरी 9 को खुजदार के अंदर बहुत बड़ी अटैक हुई, जिसके अंदर 80 मिलिटेंट्स अंदर आ गए। अब 80 लोग कहाँ से आए? ईरानियन बलोच बॉर्डर से लेके आना 80 लोगों का कोई आसान काम है? 80 लोगों की तो पूरी एक छोटी सी बटालियन बन जाती है। तो वो मतलब है और किसी को पता नहीं है, आ रहे हैं जा रहे हैं, हमारी कोई सैटेलाइट सर्वेलेंस नहीं है। तो मतलब है इट्स अ ह्यूज एरिया, जहाँ से चाहें वो आ सकते हैं। यू विल नीड टू पुट योर एंटायर आर्मी इनटू बलूचिस्तान इन ऑर्डर टू फुली मेक श्योर कि कोई आ ना जा सके। वो तो पॉसिबल नहीं है विद अ थ्रेट फ्रॉम इंडिया ऑल द टाइम। तो इसलिए वी हैव अ सीरियस इशू हियर, एंड दिस इज व्हाट गेरिल्ला वॉरफेयर इज। और उनको एक सेफ हेवन मिल गया अफगानिस्तान के अंदर, जिसमें द अफगान्स आर नॉट डूइंग एनीथिंग टू हेल्प द पाकिस्तानीज, एंड ये वो बैठे हुए हैं, इंडिया फुल फ्लैश कर रहा है। तो आई थिंक वी हैव अ सीरियस इशू, विच इज़ वाई अब ये बात हो रही है रूल्स ऑफ द गेम। कि रूल्स ऑफ द गेम यही थे कि क्या बलूचिस्तान प्रोविंस को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, या BLA को कैसे ख़त्म किया जाए, या अब लोग इसमें बहुत से सॉल्यूशंस ऑफर कर रहे हैं। वी कैन डिस्कस दोस एज वी गो अलोंग। उससे पहले जो खबर वज़ीर आज़म के विजिट पे आ रही है, वज़ीर आज़म ने वहाँ एक इजलास मुनक्किद किया और सबके साथ वहाँ बातचीत हुई है, ब्रीफिंग उनको दी गई है। खबर ये है कि बलूचिस्तान का इंटेलिजेंस सेटअप तब्दील करने का हुक्म दिया गया है। तो इसका मतलब है कि फॉल्ट वहाँ था? देखिए, इंटेलिजेंस सेटअप तो होना चाहिए था ना वहाँ। वहाँ कोर हेडक्वार्टर्स भी है सदर्न कमांड की, वहाँ FC भी है, सब कुछ है वहाँ। तो hundreds of thousands of people are involved there। MI भी है, ISI भी है, they have station commanders, they have everything। तो क्यों ये, is this an intelligence failure और इज दिस अ स्ट्रेटेजिक फेलियर? कि स्ट्रेटेजिक फेलियर सोचा ही नहीं था कि ये हो सकता है। एक तो वो प्रॉब्लम है ना, अगर ये सोचा होता तो फिर आप कहते कि इंटेलिजेंस फेलियर है। अगर सोचा ही नहीं था तो फिर इंटेलिजेंस तो थी नहीं। यू नेवर थॉट इट वाज इम्पोर्टेंट। सो आई थिंक देयर बीन ये असेसमेंट जो थी ना कि ये BLA कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितनी बैकिंग है, क्या क्या कर सकती है, ये मेरा ख्याल है सही असेसमेंट आज तक हुई नहीं। और अगर हुई है तो ज़ाहिर है गलत निकली है। आई डोंट नो, बट यू सी द फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड आर दैट ये चीज़ें हो रही हैं, यू आर अनएबल टू डू एनीथिंग अबाउट इट। तो इसकी जिम्मेदारी किस पे आयद होती है? वज़ीर दिफा का इस्तीफ़ा भी मांगा जा रहा है, वज़ीर दिफा बैश कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को असेंबली में। दूसरी तरफ इंटीरियर मिनिस्टर वो भी तनकीद की जद में है कि वो क्या कर रहे थे जो बलूचिस्तान को एक SHO की मार कहते हैं। राना साहब ने तो ऑलरेडी आपको बता ही दिया है कि इसमें हुकूमत और इंटीरियर मिनिस्ट्री वगैरह का तो कोई रोल ही नहीं है। तो इसलिए वाई आस्क फॉर रेजिग्नेशंस जो होनी नहीं है। द रियल डिसीजन मेकिंग कहीं और है, और वहाँ आप ये सवाल नहीं पूछ सकते। वहाँ जो अगर जवाब भी हैं तो आपको नहीं मिलेंगे बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस, कि कुछ बातें होती हैं जो आपको नहीं बताई जा सकती। तो इसलिए आई थिंक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब कम से कम जाके कोई रिव्यू तो हो। ये बड़ी खुशाइन बात है कि हमें ये सुना है कि रूल्स ऑफ द गेम आर चेंजिंग। ये रूल्स ऑफ द गेम शुड हैव चेंज्ड 10 years ago। जब आपने ये देखा था तो थोड़ी सी प्रोजेक्शन तो होनी चाहिए थी कि पे बैक टाइम आएगा, BJP ये करेगी। आपको हिंदुस्तान ने मुंबई के लिए माफ़ नहीं किया,
उसके बाद जो कश्मीर में हुआ उसका माफ़ नहीं किया जी। और वो अपना बदला लेंगे, ये तो पता था आपको, तो उन्होंने खुद कहा था आपको, तो व्हाट डिड यू डू? तो अब क्या रियासत की पॉलिसी वाज़े हो जाएगी रिगार्डिंग बलूचिस्तान इस अनाउंसमेंट के बाद, इस वन लाइनर के बाद? वहाँ ऑपरेशन होगा, इमरजेंसी लगेगी या फिर एंगेज किया जाएगा वहाँ की पावर्स को? नहीं, देखिए इमरजेंसी क्या होती है कि सूबाई हुकूमत के मामलात अपने हाथ में ले लिए, वो जो तो तो ऑलरेडी है। ऑलरेडी हाथ में है। तो इमरजेंसी लगाने की सिर्फ ये है कि कानूनी तौर पे जी। जो भी कार्रवाई होगी उसको चैलेंज ना किया जाए, वो वैसे भी कोई नहीं चैलेंज करता वहाँ। तो इसलिए मेरा ख्याल है अगर एक लीगल अम्ब्रेला लेना है तो वो आर्टिकल 245 जी के जी बेसिकली इट्स अ फॉर्म ऑफ मार्शल लॉ। 232 237 232 237 245 भी है ना, दैट वो इज तो फौज नफाज है हाँ ना। हाँ, तो वो हो सकता है दे कैन डू एनीथिंग। तो अब बात ये है कि बट मेरा ख्याल है दैट इज जस्ट अ लीगल कवर। जी गवर्नमेंट तो है उनके पास वहाँ, एंड गवर्नमेंट इज बेसिकली जस्ट टू कीप एवरीडे लाइफ गोइंग, थोड़े बहुत डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, थोड़े बहुत ये, थोड़ा बहुत वो। अदरवाइज द रियल पावर्स इज विद द लोकल मिलिट्री कमांड देयर एंड द इंटेलिजेंस। तो अच्छी बात है अगर वहाँ इंटेलिजेंस हाइटन होगी, मिलिट्री कमांड और डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएगा इन ऑल दिस, और फोर्सेस भेज दी जाएंगी, अच्छी बात है ये, दिस गुड। बट मेरा ख्याल है रूल्स ऑफ द गेम जो चेंज हो रहे हैं वो ये नहीं है। फिर किसके लिए हो रहे हैं और क्या हो रहे हैं? रूल्स ऑफ द गेम ये हैं, जैसे इंडिया ने रूल्स ऑफ द गेम चेंज किए थे जी कि आपके ऊपर उन्होंने स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक्स की थी, आपको धमकी दी थी, ठीक, उन्होंने ऑफेंसिव डिफेंस कर दिया था। जी तो अब आप भी कोई ऑफेंसिव डिफेंस करेंगे या नहीं करेंगे? और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपका ऑफेंसिव डिफेंस कैन नॉट बी अगेंस्ट इंडिया। अब पार्लियामेंट के अंदर कोई बातें शुरू हो गई है कि इंडिया इज बिहाइंड इट, जी ठीक है, मगर उसकी वजह यह है ना कि हमारे पास जो भी एविडेंस है वी हैव नॉट प्रेजेंटेड इट टू द वर्ल्ड। हमने कोई सीरियस अटेम्प्ट टू प्रेजेंट एनी लिंक्स बिटवीन द BLA और BLF ऑन द वन साइड एंड द इंडियन इस्टेब्लिशमेंट और द नेशनल सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ऑन द अदर साइड नहीं है। अगर लोग यहाँ से राजस्थान में जाके ट्रेन हो रहे हैं तो क्या एविडेंस है आपके पास? कोई सैटेलाइट एविडेंस है आपके पास, या कोई और एविडेंस है आपके पास कि बलोच लोग जो इंडिया जाके ट्रेन हो रहे हैं, या इंडियन इंस्ट्रक्चर्स आके उनको बलूचिस्तान के अंदर जो कैंप्स हैं अफगानिस्तान में वहाँ कर रहे हैं? तो if there is such evidence, then you must present it. And if you don't have it, you should get it, for God's sake. What's the big deal? इतने आपके असासे हैं अफगानिस्तान के अंदर, या होने चाहिए आफ्टर 40 years of intervention in अफगानिस्तान। कोई तो असासे आपके होने चाहिए। अगर आपकी ह्यूमन इंटेलिजेंस वहाँ नहीं है तो फिर क्या आपके पास? तो what have you been doing? जी तो इसलिए आई थिंक इट्स टाइम टू चेंज द रूल्स। द रूल्स मैं आपको बता दूँ, what does it mean to change the rules? It means taking the war to Afghanistan, not against the Taliban, but against those who are waging war against Pakistan. Okay. It means taking the war to the BLA and their camps. It means taking the war to the TTP and their camps. It means वही चीज़ें जो बाकी इंटेलिजेंस एजेंसियां करती हैं, which is select targeting, assassinations, strategic raids. This is changing the rules. This is what India did. ये जो बलूचिस्तान ऑफेंसिव है इंडिया का, दिस स्ट्रेटेजिक, राइट। सो what are you going to do? आपके कौन से स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस हैं? आपके पास 2-3 स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस हैं। एक, आप फिर वो टूटी खोल दें कश्मीर वाली, टू टेल इंडिया अच्छा ये बात है, ये हम टूटी खोल रहे हैं, फिर जहादी जाएंगे लड़ने के लिए वहाँ, ठीक। देन यू विल अटैक, लॉन्च काउंटर अटैक्स, जो आपने नहीं की, आपने रोकी हुई है सारी, वो आपने डिसबैंड कर दिए हैं यहाँ जिहादी ग्रुप्स को। आपके बहुत से जिहादी लोग इंडिया ने यहाँ असैसिनेट कर दिए, बट कैन यू रिवाइव द जिहाद अगेंस्ट इंडिया इन कश्मीर, और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे? एक ही ऑप्शन है आपका। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप BLA के कैंप्स आपको पता होंगे कहाँ हैं कहाँ नहीं है, एंड यू नो वेयर द कैंप्स आर ऑफ द TTP. Will you carry out warfare against them, targeted strikes against them, openly without fear कि जी हम intervention कर रहे हैं किसी मुल्क के अंदर, to defend yourself? This is changing the rules. तो अब ये है कि the war has come to you. Will you take the war back? राइट। What will you do? आप यहाँ बैठ के sitting ducks होंगे,
You cannot protect. Balochistan is a huge province. मतलब है उसकी जो porous border है runs into thousands of kilometers. सबसे बड़ा सूबा रकबे के लिहाज तो से। मतलब है कहीं से भी लोग आ सकते हैं। सारी जो इनिशिएटिव है with the insurgents. जी। अब जितने लोगों ने यहाँ से जाना था वो चले गए हैं अक्रॉस, और जो लोग यहाँ से अब भी उठ के जाना चाहेंगे बच्चे ज्वाइन करने के लिए इस मूवमेंट को, वो जाएंगे। आप उनको कैसे रोकेंगे? द बॉर्डर इज पोरस, वो चले जाएंगे। They'll go and join the BLA. तो हाउ विल यू डिग्रेड द BLA? ठीक। जैसे कि इंडिया ने आपके जिहादियों को डिग्रेड किया है, आप कैसे डिग्रेड करेंगे BLA को? आप कैसे TTP को डिग्रेड करेंगे? बिकॉज डिग्रेडिंग के बाद ही आप बातचीत कर सकते हैं, उससे पहले आप बातचीत नहीं कर सकते। ठीक। इस वक्त आप कमज़ोर है, वो स्ट्रांग है। उन्होंने करके दिखा दिया कि वो क्या क्या कर सकते हैं आप। तो चेंजिंग द रूल्स ऑफ द गेम मीन्स, इन माई व्यू, कि अगर ये सोच रहे हैं तो फिर इसके ऊपर बात हो सकती है। चेंजिंग द रूल्स ऑफ द गेम इज ऑफेंसिव डिफेंस, विच अगेन जो इंडिया ने किया है, बट दिस टाइम नॉट अगेंस्ट इंडिया। इंडिया ने तो प्रॉक्सीज इस्तेमाल कर रहे हैं ना। इंडिया इज हेल्पिंग द तालिबान एंड BLA और द BLF दोनों। तो यू हैव टू आल्सो हैव थिंक ऑफ सम सिमिलर स्ट्रेटजीज, एंड आई थिंक उसके साथ फिर आपके जो अफगान गवर्नमेंट है इस वक्त, अखुनज़ादा साहब की जो TT एक ही अफगान गवर्नमेंट है, उसके साथ आपके तल्लुकात ख़राब होंगे। सो बी प्रिपेयर्ड कि उधर से जो बैकलैश आएगी। तो ये सारी चीज़ें अब आपने स्ट्रेटेजिकली प्लान करनी है, कैसे करना है और कैसे नहीं करना। ठीक। और यहाँ सिर्फ इंटेलिजेंस आपकी बेहतर होनी चाहिए, जो कि हमेशा इस किस्म के एरियाज़ में होता है, और फिर उनको छोड़ा भी नहीं जाता जल्दी, बिकॉज यू कांट अफोर्ड इट। किसी ने पनाह दे दी, किसी ने ये कर दिया, किसी ने वो कर दिया, किसी के कबीले के तल्लुकात थे तो वो आने दिया जाने दिया, ये बताया नहीं, एंड सो ऑन। तो ये दिस इज़ नॉट प्रोडक्टिव। ठीक। प्रोडक्टिव चीज़ तो कुछ और है अब, और अब तो इशारा आ गया वहाँ से। तो आई थिंक यू नीड टू बी वेरी क्लियर। मैंने सुना है अभी लोग कुछ शुरू हो गए हैं कि जी हमने बलूचिस्तान में ऑटोनॉमी दे दें गवर्नमेंट को वहाँ की, और वहाँ के सिविलियंस को स्ट्रॉन्ग कर दें, और ये कर दें वो कर दें। नॉनसेंस, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। ये आज का फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला 30 साल 40 साल पहले का था, आजमाया गया कई उस वक्त ये BLA BLF नहीं थे। उस वक्त आप ये चीज़ें करते जब आपको करनी थी। आपने उस वक्त जाके बलोच लीडर बुगटी को मार दिया। उस वक्त तक कोई ऐसा फॉरेन इंटरवेंशन नहीं थी। उस वक्त लोकल चीज़ें होती थी। 3-4 दफ़ा रिबेलियंस हुए हैं आयशा। पहला रिबेलियन तो कायदे आज़म से ही हो गया था, जबकि बलूचिस्तान ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी थी। तो उसके बाद फिर 1952-53 में हुआ, फिर 1958-59 में हुआ, फिर 62-63 में हुआ, फिर 73 एंड 77 में हुआ, और फिर उसके बाद ये 2004 में 2004-05 में शुरू हुआ, आफ्टर अकबर बुगटी वाज नॉक्ड आउट। तो मतलब है कि उस वक्त इंडिया का हैंड नहीं था, इंडिया का हैंड तो उसके बाद आया। तो अब आप अगर आप वो सोल्यूशन ढूंढने जाएंगे जो उस वक्त ढूंढनी थी, तो वो नहीं चलेगी, वो काउंटर प्रोडक्टिव होगी इस वक्त। तो स्ट्रेटजी कुछ ऐसी होनी चाहिए जो माजी से हट कर हो, तभी इस मसले का हल निकल सकता है, और उसकी जहतें क्या क्या होंगी। आपने सेठी साहब के एनालिसिस में जाना। बहुत से और सवाल बलूचिस्तान से रिलेटेड एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। मसाइल हमेशा डिस्कस होते हैं, लेकिन हल ज़ाहिर है कोई ना कोई निकाले। और आप जो बता रहे थे उसमें मेरे जहन में ये सवाल आया कि अब काबुल से मामला उठाने की बात फॉरेन ऑफिस ने की है, इंडिया को ब्लेम किया है, काबुल से मामला उठाने की बात की है, तो पाकिस्तान फौरी तौर पर कैसे रिएक्शन देगा, बदला कैसे लेगा? देखिए, पहले भी तो बड़े मसले बनते रहे हैं ना, तो प्रोटेस्ट करते रहे कि जी आपने BLA को पनाह दी हुई है, आपने TTP को पनाह दी हुई है। ये तो बातें चलती रही है ना। तो ये तो तालिबान हैज़ नॉट घास नहीं डाला आपको। मगर अब जो नई सिचुएशन हो रही है, जिसका इशारा मैंने 2-3 पहले प्रोग्राम किए उसमें किया था, कि अफ़गानिस्तान के अंदर सिविल वॉर की अब खतरा बढ़ता जा रहा है। वहाँ डिविजन्स क्रिएट होनी शुरू हो गई बिटवीन दी अखुनज़ादा ग्रुप। ये मैंने 2-3 दफ़ा इसका जिक्र किया है। मैं समझता हूँ ये अब तेज़ी पकड़ेगी। उसकी वजह यह है कि हकानी साहब जो है, सिराज हकानी साहब, वो अब अफ़गानिस्तान में नहीं है जी। तो हकानी साहब जो है वो अब पहले दुबई में थे, फिर मैंने सुना कहीं और थे, फिर अब मैंने सुना कि वो आके पनाह ले रही है उन्होंने। तो और अखुनज़ादा साहब ने उनके ऊपर भी हेड मनी लगा दी। तो और सो ही सीज्ड, अखुनज़ादा स्ट्रेंथनिंग हिमसेल्फ। तो डिविजन्स तो हो गई ना अफगानिस्तान के अंदर खुली। तो अब पाकिस्तान विल डेफिनेटली, इन माई व्यू, रूल्स के अंदर दे विल ऑल्सो चेंज द रूल्स विज़-अ-वी अफगानिस्तान। बहुत हो गया, बढ़िया आपको समझाया है, आप नहीं सुन रहे, तो ठीक है, फिर रेजीम चेंज।
अब अफगानिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान विल सपोर्ट regime change. This is my assessment. और at least it should try to do this because वो तो hostile regime बैठी हुई है आपको। हेल्प ही नहीं कर रहा है आपकी हेल्प क्या, आपको तो खतरे में डाला नुकसान पहुंचा रहा है। हाँ। और मैं समझता हूँ इसके अंदर इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान का साथ देगी। अच्छा। उसकी वजह यह है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी डजंट लाइक ज़्यादा, और जिस किस्म की वो रिलीजियस बुनियाद परस्ती है वहाँ वो इंटरनेशनल कम्युनिटी भी नहीं करेगी, पसंद करेगी। दूसरी बात यह है कि वहाँ IS जो है जी, उसको भी पनाह मिली हुई है, और IS जो है वो poses a threat to Russia and to the West and to the United States and to Pakistan and to China and to Central Asia. तो इसलिए ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे, and I think Pakistan will use whatever leverage it has with all these countries to target. तो मेरा ख्याल है अब you will see the rules of the game changing. पाकिस्तान will seek the support, इन मुल्कों के सपोर्ट लेंगे, और मेरा ख्याल है अब कोशिश होगी कि BLA, TTP एंड IS खोरासान तीनों को डिग्रेड करने की कोशिश की जाएगी विद हेल्प फ्रॉम वेरियस क्वार्टर्स। ठीक है। बिकॉज विदाउट दैट एंड पॉसिबली रेजिम चेंज, ये अगर एजेंडा पे आ जाती है बात, तो फिर ये पाकिस्तान अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। अदरवाइज अगर ऐसे ना हुआ तो यही चीज़ चलती रही तो दिन ब दिन वो दे विल कीप गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड मोर ऑडेशियस, और ज़्यादा अटैक्स होंगे। अभी तो आप बलूचिस्तान में अटैक्स दे रहे हैं, कल को खुदा न खास्ता फैल जाएगी तो अल्लाह ही रहम करे, फिर क्या करेंगे? अगर 80-80 लोग बलूचिस्तान में आ सकते हैं बॉर्डर क्रॉस करके, तो फिर क्या होगा? और इधर जो दूसरा बॉर्डर है वहाँ भी आपकी और अफगानिस्तान हुकूमत की नहीं बन रही, तोरखम के अंदर जो कुछ हो रहा है वक्त वापस चला गया, उनका नाराज वापस चला गया क्योंकि वो करने के। तो मतलब भाई यू हैव इश्यूज नाउ। पुराने ज़माने में हमें कहा गया था कि आपका ईस्टर्न बॉर्डर सेफ है, ये बॉर्डर है, वो बॉर्डर तो अपनी गली कोई नहीं, वो तुम्हारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, वो अब आपकी स्ट्रेटेजिक वीकनेस बन गई है, और ये इधर कुछ मसले ख़त्म हो गए। तो अब देखना ये है कि किस हद तक आपकी नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट कोई नेशनल प्लान ऐसा बनाती है, क्योंकि डोमेस्टिक जो नेशनल प्लान बनाए हैं उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, बना हुआ है वो तो। नेशनल एक्शन प्लान 2 की बात बिलावल आज कर रहे थे। तो नेशनल एक्शन प्लान 2 हैज़ टू बी इन इंटरनेशनल एक्शन प्लान फ्रैंकली, अदरवाइज ये नेशनल है, ये आपकी जो इंटेलिजेंस रिसोर्सेज हैं या मैन पावर है टू थिनली स्ट्रेच्ड। जिस दिन इंडिया चाहे आपका बॉर्डर हॉट कर सकता है, and then you can't move your forces away from there, you can't take your attention away from there. तो मैं ये देखना कि अब किस किस्म की कैलिब्रेटेड अप्रोच आपकी नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट करेगी टू प्रोटेक्ट पाकिस्तान, बिकॉज ये सेसेशनिस्ट मूवमेंट्स आर वेरी डेंजरस। वो भी जो है एक तरफ सेसेशनिस्ट मूवमेंट है, और दूसरी तरफ जो है उधर KP में उधर वो आपकी ज़मीन लेना चाहते हैं, वो अपना तोड़ना चाहते हैं आपको इस तरीके के साथ। इधर तो ये इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूँ, बहुत अरसा पहले, कुछ मेरा ख्याल 8-10 साल पहले, मैंने एक BLF के लीडर को इंटरव्यू किया था। अच्छा। वो लंदन में थे, मैंने उनको इंटरव्यू किया, वो इंटरव्यू यहाँ शाया हुआ। उसमें मैंने उनसे ये पूछा था कि कहा जा रहा है कि आप अमेरिका की या इंडिया की मदद ले रहे हैं, तो क्या इसमें कोई सदाकत है कि नहीं? तो उन्होंने कहा कि मुझे अगर शैतान भी देगा, मदद करेगा, तो हम उनसे लेंगे, क्यों नहीं, हम तो चाहेंगे कि इंडिया और अमेरिका हमारी हेल्प करे। मैं आपसे आज एक पेशन गोई कर रहा हूँ कि बलूचिस्तान में अमेरिका का बहुत बड़ा इंटरेस्ट है फॉर मैनी रीजंस। अच्छा, अब वो एक अलग प्रोग्राम करेंगे। इस वक्त अमेरिका का हाथ जो है आपको नज़र नहीं आ रहा, मगर इस वक्त आपको इंडिया का हाथ नज़र आ रहा है। मगर बलूचिस्तान इज़ ऑल्सो क्रिटिकल for US-Iran relations and for US-China relations. Yes. Okay? Okay. तो India can play a very important proxy role. तो इसलिए we don't know behind the scenes क्या बातें हो रही हैं between India and America. आगे क्या होंगी, पहले क्या हुई हैं। हमारी इस्टेब्लिशमेंट को पता होना चाहिए कि वहाँ क्या हो रहा है। हमें तो नहीं पता, बट इनकी इंटेलिजेंस सोर्सेज शुड टेल देम, देयर एम्बेसीज अब्रॉड शुड टेल देम, देयर इंटेलिजेंस एजेंट्स अब्रॉड, देयर सोर्सेज अब्रॉड शुड टेल देम व्हाट इज बीइंग प्लान्ड। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि द थ्रेट इज़ नॉट सो मच इन KP, द थ्रेट इज़ इन बलूचिस्तान। बॉर्डर के ऊपर एंटी ईरान ग्रुप्स बैठे हुए हैं। सवाल हम बहुत लोग पूछते हैं
कि ये कैसे है कि एंटी ईरान ग्रुप्स पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, जी हम क्यों नहीं उनको फारग करते? बिकॉज वो हमारे तल्लुकात ईरान के साथ ख़राब कर रहे हैं, बिकॉज फिर ईरान भी पनाह दे रहा है ना बलोचों को। वहाँ भी तो मसला है ना ग्रेटर बलोचिस्तान का, ईरान को भी तो खतरा है ना कि ये बलोचिस्तान मूवमेंट जो है ये ग्रेटर बलोचिस्तान मूवमेंट ना बन जाए। जी और अमेरिका का तो इंटरेस्ट है इसमें, आप समझ रहे हैं, वो तो घेराव कर रहा है ईरान का, और आपके न्यूक्स का मसला है। तो इसलिए दीज आर कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज। आई होप कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर खुली डिबेट एंड डिस्कशंस होती हैं, पॉलिसीज आर गोइंग टू बी फॉर्मुलेटेड। ये इस वक्त अनफॉर्चुनेटली हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो फोकस्ड है ऑन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, राइट, बिकॉज वो भी बड़ी ज़रूरी है। हाँ। विदाउट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक रीग्रुपिंग या रिव्यू और ग्रोथ तो मैशत ही नहीं होगी, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो आप क्या नेशनल सिक्योरिटी करेंगे? So it's a very complicated national security question, where you have the economy, you have the political instability or political deadlocks, and then you have unfortunately foreign intervention now. ठीक है। अच्छा, इन सारी लिस्ट में जो इंडियन मीडिया है, BLA है या TTP है, इसकी लिस्ट में अब की बार इजाफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हुआ। जब हुकूमती रहनुमाओं ने तनकीद का निशाना PTI को बनाया, वो ऐसा था कि हमारे जो चैनल्स थे वो तो मोहतात रिपोर्टिंग कर रहे थे, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर अंबार लग गया इस वाक़े को लेकर 2 दिन तक। यही बात है कि DGISPR ने भी जो इंटरव्यूज़ दिए या बीपस दिए डिफरेंट चैनल्स को, उन्होंने कहा सम स्पेसिफिक पोलिटिकल एलिमेंट्स। तो रूल्स ऑफ द गेम क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी चेंज होंगे? हो सकता है, बट क्या चेंज होंगे आप मुझे बताएं। अब जैसे पॉलिटिकल एंगेजमेंट की बात हो रही है, आपने कहा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज़रूरी है, APC बुलाने की बात हो रही है, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, और शिबली फराज कह रहे हैं पैरोल पे इमरान खान साहब को रिहा करें बलूचिस्तान के मसले हल करने के लिए। महमूद अचकजई साहब और अख्तर मेंगल साहब मिलना चाह रहे हैं जाके इमरान खान से बलूचिस्तान के मसले के हल के लिए। बलूचिस्तान का मसला जो है वो अब ऑनेस्टली सियासत से बाहर निकल गया। क्या करेंगे भैया, मैं कुछ तो करना है ना। APC बुला ली, बेचारे पॉलिटिशियंस ने APC बुला ली, क्या कहेंगे एक दूसरे को? बताए ना, मुझे बताए क्या एजेंडा हो सकता है इनका? व्हाट कैन दे डू टू रिजॉल्व दिस इशू? इट इज़ नो लॉन्गर इन माई व्यू अ पॉलिटिकल क्वेश्चन। ये पॉलिटिकल क्वेश्चन वाज देयर इन 2000। इट इज़ बिफोर द असैसिनेशन ऑफ अकबर बुगटी एंड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडिया। नाउ इट इज़ बिकम अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी क्वेश्चन। अब आप अताउल्लाह मेंगल के बेटे को, अख्तर को और मालिक साहब को, उन बेचारों के हाथ में कुछ नहीं है। यू कैन नॉट, इवन इफ यू गिव द गवर्नमेंट अवे टू द डिसिडेंट्स देयर, पॉलिटिकल डिसिडेंट्स, दे कांट डू एनीथिंग। दे नोबडी इज विद देम। सारे लोग छोड़ के चले गए उनको, दे हैव नो स्टैंडिंग। यही तो वो रोते हैं। वो कहते हैं कि जब हमारे पास कुछ सपोर्ट था, आप हमारे में एतमाद करते, हमें ट्रेटर ना कहते, तो शायद हम ये जो लोग चले गए हैं, जो इंसर्जेंट्स बन गए हैं, उनको हम ना जाने देते, उनको इन्वॉल्व करते, उनको सिमुलेट कर लेते। आपने तो हमें मौका ही नहीं दिया। आपने पहले ही हमें ट्रेटर्स कह के और गद्दार कह के फारग कर दिए। और आपने जो लोग साथ आप लेके बैठे हुए हैं, जो लोकल सरदार्स आप लेके बैठे हुए हैं, कल खुदा न ख्वास्ता BLA विल टारगेट ऑल ऑफ दीज पीपल। ये BLA इनको गद्दार समझती है, बिकॉज दे आर साइडिंग विद द ऑपोजिट साइड। वो कहते हैं सौदा कर चुके। तो ये तो अब आप क्या करेंगे? आपने 100 अरब रुपया जरदारी साहब ने कहा जी हमने बलूचिस्तान को दे दिया, उसके बाद ये कहते हैं हमने दे दिया। उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? कि अवाम की जेब में वो नहीं जाते पैसे। ये जो सरदार आपने सारे इकट्ठे किए हुए, छोटे छोटे मोटे मोटे सरदार आपने इकट्ठे किए हुए, ये उनकी जेबों में जा रहे हैं, ये अवाम को नहीं मिल रहा। बलूचिस्तान के अंदर जो मेजर चेंज आई है वो ये आई है कि एक फुली ट्राइबल सोसाइटी से हट के वहाँ एक मिडिल क्लास, अर्बन मिडिल क्लास, तालीम याफ्ता अर्बन मिडिल क्लास बन रही है। यूनिवर्सिटियाँ आपने बना दी, बाकी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियाँ उनके लिए अवेलेबल हैं, वो बच्चे आके पढ़ते हैं, वो सीखते हैं। अब वो इंटरनेट भी देख रहे हैं, अब उन्हें बलोच नेशनलिज्म भी आ रही है। दे आर द बीइंग रिक्रूटेड। पुराने ज़माने की ये जिसका हवाला मैंने आपको दिया है, पुराने ज़माने की जो आर्म्ड स्ट्रगल्स थी या इंसर्जेंसी थी, उसके 2 पहलू थे। एक ये था कि फॉरेन इंटरवेंशन नहीं थी उसके अंदर, दूसरा ये था वो सारे ट्राइबल थे जी। वो ट्राइबल लोग थे, मतलब है कि जो सरदार कहता था वो करते थे। दिस टाइम इट इज़ डिफरेंट। द BLA इज नॉट ट्राइबल एनी मोर। तो ये तो इट्स डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। और दूसरा इसमें फॉरेन इंटरवेंशन आ गई जी। तो यू कांट नाउ से कि जी बलूचिस्तान गवर्नमेंट के अंदर सरदार जो बाहर बैठे हुए हैं उनको बुलाया जाए, या जो बलोच लीडर्स हैं मरी के हो गए या बुगटी के हो गए, वो साहिबजादे बड़े बड़े सरदारों के, उनको दे आर मीनिंगलेस। उनकी कोई अहमियत नहीं रही अब। तो किसके साथ आप मशावरत करेंगे? तो क्या आप BLA को बुलाएंगे? वो कभी भी नहीं आएगी BLA। BLA इज़ नॉट आंसरेबल टू यू।
BLA will see that as a sign of weakness. कौन जाएगा BLA से बात करने? इनको तो पता ही नहीं BLA में है कौन और कौन नहीं है। यहाँ तो ये हाल है। Right. वो ऐसे ऐसे लोग वहाँ चले गए जिनके बारे में पता ही नहीं है लीडर कौन है और कौन नहीं है। वो हमने उड़ती उड़ती नाम सुने, तस्वीरें तक नहीं हमने देखी, कोई उनकी पब्लिक फॉलोइंग नहीं है। इट्स एन अंडरग्राउंड मूवमेंट। और ठीक है, So fueled by foreign therefore, powers, हाँ। ये जो APC शेपीसी है इसमें क्या करेंगे? क्या करेंगे? या तो ये है ना जो न्यू रूल्स जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, ये APC डिफाइन करे और उसको सपोर्ट करे, सारे सपोर्ट करे कि जी वी हैव टू टेक प्रीएम्प्टिव एक्शन। ठीक है। हमें अब जिस तरीके से इसको निपटना है ये उसके एरियाज है, ये तो उधर जाएंगे नहीं सियासतदान, कभी नहीं जाएंगे उधर ये। तो ये दिस इज सब दिखावा है, इसके साथ कुछ नहीं होना। द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट हैज टू नाउ अंडरस्टैंड टू थिंग्स। अगर इन्होंने नई रूल्स ऑफ द गेम बनाने हैं, दे डेफिनेटली नीड टू टेक द पॉलिटिशियंस अलोंग विद देम। अगर इन्होंने सपोर्ट ना किया तो वो भी कामयाब नहीं रहेगी। Okay. उसको लोग सपोर्ट करने के लिए यू विल नीड यूनाइटेड फ्रंट, बिकॉज ये छोटी मोटी बात नहीं है आयशा, ये बड़ी बात है। गोइंग इनटू अफगानिस्तान एंड टेकिंग एक्शन दे, खुफिया और ओपन, कोई छुपी नहीं रहेगी बात। तो पॉलिटिकल फ्रंट्स में तो PTI सर फेरिस्त है। तो PTI विल हैव टू बी ऑन बोर्ड, बिकॉज PTI सबसे बड़ी साबोटर बन सकती है सिटिंग इनसाइड। और जैसे अभी इशारे हो रहे हैं कि सलमान राजा साहब तो कह रहे हैं कि ये अकाउंट से हमारा ताल्लुक नहीं ताल्लुक ही नहीं है। हाँ। और उधर से जो व्लॉगर्स हैं और या जो ट्विटर आर्टी है, हाँ। वो लगे हुए हैं आपकी फौज को अटैक करने में। तो दिस इज टेरेबल। ये एट दिस मोमेंट दिस शुड नॉट बी द केस। दिस इज इवन वर्स देन कहना कि जी रेमिटेंसेस खत्म कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो हाउ विल दे ओवरकम दिस? तो देयरफॉर rules of the game domestically vis-a-vis political stability and rapprochement Right. Between the PTI and the rest of the politicians and the establishment on the one hand, वो भी एक prerequisite है। Okay. और अगर वो नहीं होगा तो आपका जो स्ट्रेटजी है वो अधूरी रह जाएगी। कॉन्स्टेंटली आपको अटैक आएगी फ्रॉम दिस क्वार्टर और दिस क्वार्टर। कभी मौलाना आपको अटैक करेंगे, कभी इमरान के लोग अटैक करेंगे, कभी डिसिडेंट्स फ्रॉम इधर या उधर से डिसिडेंट्स लगे रहेंगे कुछ ना कुछ, तो को सूट नहीं करेगा। तो दूसरा ऑप्शन, एक तो आपने ये बताया कि एंगेज करें पॉलिटिकल लीडरशिप, और तो दूसरा ऑप्शन यही है ना, इनको एंगेज करके रास्ता ढूंढे ना, रास्ता ढूंढे। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं ओ जी इलेक्शन करा दो, बलूचिस्तान में नया इलेक्शन करा दे। इट विल नॉट सॉल्व एनीथिंग। यू कांट इवन एन इलेक्शन ओवर हियर विल नॉट सॉल्व समथिंग राइट नाउ। मगर मे बी गोइंग फॉरवर्ड अगर आपका कोई मुकमुका हो जाता है विद PTI, ताकि एक यूनाइटेड फ्रंट किस्म की गवर्नमेंट यहाँ बन जाए, ये बहुत बड़ी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग दैट इज हैपनिंग नाउ। यू नीड टू यूनाइट द हाउस, यू नीड टू बी ऑल ऑन वन पेज। इसके लिए बड़ी मैच्योरिटी चाहिए आपको, पॉलिटिशियंस के अंदर भी, इमरान खान के अंदर भी, और आर्मी चीफ और आर्मी के अंदर भी। बिल्कुल ठीक है। और इस मामले को लेकर बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा साहब के बयान तो हमारे सामने हैं। वो इस वक्त मुल्क की बात कर रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की इस कॉपरेशन को, लेकिन इमरान खान साहब की जानिब से अभी तक इस मामले पर स्टेटमेंट सामने आना बाकी है। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया। मुख्तलिफ एलिमेंट्स हम बलूचिस्तान के इशू के डिस्कस कर रहे हैं, डायमेंशंस भी इसकी। तो मैं ज़रा आपसे ये जानना चाहूँगी कि CPEC को लेकर, बलूचिस्तान को लेकर चाइना का रोल हम फरामोश नहीं कर सकते। अब चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर विजिट कर रहे हैं नेक्स्ट मंथ अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, तो क्या वो इस मसले के हल के लिए कुछ कर सकते हैं बलोच इंसर्जेंट्स के साथ? देखिए, चाइना इज मैसिवली अफेक्टेड, CPEC इज इन थ्रेट। इंडिया एंड अमेरिका CPEC नहीं चाहते। बलोच BLA एंटी चाइना है, उन्होंने ग्वादर को भी नहीं ऑपरेशनल होने देना, उन्होंने रेकोदेक को भी नहीं होने देना, उन्होंने किसी चीज़ को नहीं होने देना। उन्होंने चाइना और अफगानिस्तान के अंदर भी चाइना के फुटस्टेप्स जो हैं वहाँ भी हो सकता है, देयर मे बी सम अटैक्स ओवर देयर एज वेल। तो मैं ये समझता हूँ कि चाइना इज़ इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। दे विल सपोर्ट पाकिस्तान फुली। उन्हें पता है कि यहाँ अमेरिकन एजेंडा क्या है वाया इंडिया, और अमेरिकन एजेंडा डायरेक्टली भी क्या है। सो आई थिंक दिस इज़ अ गुड टाइम कि चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर आएंगे, उनको आप साथ लें, उन्हें बताएं ये मसला है, एंड आस्क फॉर हिज असिस्टेंस, वेदर इट इज़ इंटेलिजेंस, वेदर इट इज़ इकोनॉमिक, वेदर इट इज़ सिक्योरिटी, वेदर इट इज़ इंटेलिजेंस सोर्सेस। चाइना के पास भी बहुत सैटेलाइट्स हैं, बहुत इंफॉर्मेशन है, सिर्फ अमेरिका नहीं है। You can get all that information from the Chinese, and so I think you need to now bring China into the security corridor. ठीक है। अच्छा, इस तरह के वाक़यात की सोशल मीडिया हैंडलिंग में आप क्या समझते हैं? रियासत ने
जितना ये वाकया जिस तरह से हुआ उसको सही हैंडल किया? अब इंडियन प्रोपेगेंडा नहीं, देखिए ये बड़ी बदकिस्मती है कि एक इतना बड़ा हादसा हो जाता है और हमें इंडियन मीडिया पर सुनना पड़ता है या BBC की ट्रेंड करना पड़ता है, और यहाँ यार इसको मच बेटर मैनेजमेंट कैन टेक प्लेस। ये तो मतलब है कि ऐसे लगता है जैसे हाथ पैर ठंडे हो गए, सुन के होया करिए की चुप हो गए सारे। हाँ, और अब हमें ये कहा जा रहा है कि और हम क्या करते, चुप तो होना ही था। अरे भाई, फॉर गॉड्स सेक, you know what's happened. You don't have to give details, but you can hold out assurances that we are aware of this. ये है, ये तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। और आप जो चुप हो जाते हैं ना जब आप, तो ऐसे लगता है आप कुछ छुपा रहे हैं कुछ चीज़। You are not sure of your ground. This is not good for the confidence in the armed forces and confidence in the government. The foreign they should have been spokesman stating कि ये हो गया और इसको हम देख रहे हैं और हम ये करेंगे और ये करेंगे और आप फिक्र ही ना करें, हम ये जा रहे हैं वो। They should have been a takeover of the local media by your army and government spokesman to explain what's happening. और छुपाने की जरूरत नहीं थी कि हाँ आ गए हैं, हाँ ये हो रहा है, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। यार फॉर गॉड सेक, आपने जब ब्लैंकेट इस किस्म की करते हैं तो फिर दुनिया तो खुली हुई है ना, आप हर जगह से सोर्सेस हैं, वहाँ से लोग, और फिर अफवाहें शुरू हो जाती हैं जी। तो इट्स डैमेजिंग। तो दिस इज द टाइम टू बी अ लिटिल ओपन एंड अ लिटिल अग्रेसिव रादर देन पीछे हट के और बंद कर दो सब कुछ, ये कर दो। आजकल के माहौल में ये नहीं हो सकता। तो मगर इनको कौन समझाए। एक दिन तक तो उस वाक़े पर खामोशी रही, वज़ीर दिफा वज़ीर दाखिला गायब रहे या उस पर उन्होंने लबकुशाई नहीं की, लेकिन मीनवाइल जो प्रोपेगेंडा मशीन्स थी वो एक्टिव रहीं। अगर टाइम टू टाइम ब्रीफिंग दी जाती इस वाक़े को लेकर, हमारे मीडिया को एक्टिव रखा, फिर बाकायदा ज़िम्मेदार जो दफातर हैं या ज़िम्मेदार ओहदे हैं उनकी तरफ से बयानात आते रहते हैं, तो शायद फ़ेक न्यूज़ इस तरह से पनप ना पाती और ना ही प्रोपेगेंडा इतना मजबूत होता।